हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 दिसंबर 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो वीमेन सेफ्टी को लेकर के होगा। उसके बाद में हम जुडिशियल ओवररीच और सेपरेशन ऑफ पावर को हम कंबाइंड रूप में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, और इकोनॉमिक ग्रोथ और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इश्यू है इंडिया को वो हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है वीमेन सेफ्टी को लेकर के। अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्ति एक्ट एक पास किया है। तो इस आर्टिकल में देखा गया है कि पहले भी जो एक्ट बनाए गए उसी के समानता ही इस एक्ट में है, कुछ अलग नहीं किया गया है, बल्कि जो क्रिमिनल लॉज है उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सके उस पर ज़्यादा काम किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सबसे पहले जो कंसर्न है इस एक्ट को लेकर के, शक्ति एक्ट को लेकर के, वो हम डिस्कस करेंगे। जो पहला है वो है पनिशमेंट को लेकर के। इसमें ये बोला गया है कि अगर फॉल्स कंप्लेंट आती है वीमेन के द्वारा, वीमेन अपनी जो प्रोटेक्शन दे रही है गवर्नमेंट उसका गलत फायदा उठा करके अगर फॉल्स कंप्लेंट करती हैं और जब उसका पता चलता है, जांच के दौरान जब उसका पता चलता है, तो उस महिलाओं को पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सेम तरीके का 2013 में जो सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया था उसमें भी ऐसा क्या डाला गया था, एक आर्टिकल डाला गया था। देखो, इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं ना, जो भी उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती हैं वो आप खुले में तो होती नहीं है, वो तो बंद कमरे में होंगी या छुप करके होंगी। तो आप किस तरीके से पता लगाओगे कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सही है या गलत है। सामने वाला हो सकता है कि गलत प्रूफ पेश कर दे, तो आपको बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा इस बात में। नेक्स्ट जो इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर ऐसे महिलाओं को गलत साबित करके उनको पनिश किया जाएगा तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो भी उनके ऊपर रेप केस होते हैं या फिर उनके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो वो महिलाएं सामने ही नहीं आएंगी। उनको लगेगा कि हम तो साबित तो कर नहीं पाएंगे अपना केस, और क्या हो जाएगा, बदले में हमारे ऊपर भी वापस में रिवर्स में पनिशमेंट हमारे ऊपर लग जाएगा। दूसरा इस आर्टिकल में बोला गया है डेथ पेनल्टी को लेकर के। जो शक्ति एक्ट बना है उसमें बोला गया है डेथ पेनल्टी। अगर कोई भी व्यक्ति या तो रेप करे या किसी का मर्डर कर दे, कोई भी हीनियस क्राइम करेगा तो उसका सेम क्या होगा, पेनल्टी होगी, वो होगी डेथ। मतलब डेथ दिया जाएगा उस क्रिमिनल को। अब वो क्राइम कितना हीनियस है इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है कि हीनियस का नेचर कैसे आप डिसाइड करोगे, ये छोड़ दिया गया है किसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर। कोर्ट क्राइम टू क्राइम, केस टू केस डिसाइड करेगा कि ये केस हीनियस है या नहीं। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है, जो शक्ति एक्ट बना है उसमें बोला गया है टाइम फ्रेम ऑफ ट्रायल, कि ट्रायल में के लिए बोला गया है इस एक्ट में कि आप 15 दिन में तो क्या कर लोगे, इन्वेस्टिगेशन कर लो। मान लो कोई केस आता है किसी महिला का, 15 दिन में आप कर लोगे उसका इन्वेस्टिगेशन, 30 दिन में ट्रायल चल जाएगा, और अपील 45 दिन में आपको उसका रिजल्ट घोषित कर देना है। तो देखो, ऐसा टाइमलाइन तो पहले भी, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, उसमें भी इस तरीके का बोला गया था कि इतनी फास्ट काम होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। लेकिन आगे इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे जो पुलिस है ना, उसके पास ऐसा है तो है नहीं कि दिन का एक ही केस आता है। एक जो ऑफिसर है वो एक टाइम में पता नहीं कितने केसों में उलझा रहता है। दूसरा इसमें बोला गया है कि जो हमारे जो जज है उनकी संख्या कम है, और इसके अलावा जो जजों की संख्या कम है, जो हमारे हाई कोर्ट है, कोर्ट है, उनकी संख्या कम है। एक एक कोर्ट में पता नहीं कितने कितने केस पेंडिंग गिरे हुए हैं। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि आपने जो एक टाइम पीरियड जो डिसाइड किया है उसमें क्या होगा, फिर लीपापोती होगी, और जो रियल में जो क्राइम हुआ है उसकी जड़ तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट इसमें जो कंसर्न है शक्ति एक्ट को लेकर के वो ये है कि पहले से ही इसमें कुछ ऐसे एक्ट डाले गए हैं शक्ति एक्ट में जो पहले से ही अवेलेबल हैं दूसरे जो एक्ट बने हुए हैं उनमें। जैसे इसमें सेक्शन 354E डाला गया है, हैरेसमेंट ऑफ वीमेन बाय एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये पहले से ही आईपीसी में है। और महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार होता है किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो पनिश किया जाएगा फास्ट। ये भी पहले से ही आईपीसी एक्ट में है। या और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 है, उसमें भी इसको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि बहुत सारी चीजें हैं
कि अगर देखो पब्लिक सर्वेंट ढंग से काम नहीं करता है, जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है वो नहीं करता है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो अपनी ड्यूटी करने में असफल हुआ, तो उसके ऊपर भी काम क्या किया जाएगा, केस दर्ज किया जाएगा। तो ये पहले से ही आईपीसी एक्ट में दर्ज है, ये आर्टिकल, ये धारा, ये सेक्शन, कि ऐसा अगर नहीं होता है तो उस पर काम किया जाएगा। तो देखो लास्ट में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ऐसे लॉ तो पहले से ही बहुत बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लॉ नहीं बने हुए हैं, बल्कि जो लॉ बने हुए हैं उनके लिए आपको क्या करना है, एक तो जो जजेस की कमी है या फिर और कमी है, ऑफिसर्स की कमी है, उनको नियुक्त करना है। दूसरा, जुडिशरी को डायनेमिक करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्या करना है, एडुकेट, पर्याप्त बनाना है। निर्भया केस के बाद में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुए थे और वर्मा कमेटी आई थी, उन रिकमेंडेशन को आपको लागू करना है। महिलाओं के और बच्चों के खिलाफ जो भी वायलेंस हो रहा है उसको कर्ब करने के लिए वो जस्टिस वर्मा की कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको लागू करना चाहिए। और देखो जो भी जस्टिस मिलने में जो भी कमी आ रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इनसे भी जो जो बेसिक चीजें हैं ना उनको दूर करो, ताकि जो बड़ी चीजें हैं वो तो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। तो लॉ बनाने पे ज्यादा ध्यान ना दे करके जो पहले से लॉ बने हुए हैं उनको क्या करना है, उनको लागू करवाना है अच्छे से। देखो जो ये दूसरा आर्टिकल है वो यूएन के द्वारा, यूएन ने 16 दिसंबर को 2007 से लगातार यूएन रिजोल्यूशन पास करवा रहा है कि डेथ पेनल्टी का कम से कम यूज किया जाए। तो इंडिया ने रेगुलर 2007 से 2020 तक रेगुलर अपोज किया है, मना किया है कि इंडिया में अभी जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा है, उनको कंट्रोल करने के लिए अभी हम डेथ पेनल्टी को बंद नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ डाटा दे रखे हैं कि बहुत सारे देश थे जिन्होंने 2007 में बोला था कि नहीं कर सकते, फिर वो हम में आ गए, कुछ हम में थे कुछ नाम में आ गए। और आगे इसमें बताया गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जैसे निर्भया केस हुआ, इनमें जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है उनमें डेथ पेनल्टी दी जाती है इंडिया के द्वारा। हालांकि कुछ समय में डेथ पेनल्टी हमारे इंडिया में काफ़ी इंक्रीज हुई है, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो किससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने बात की है कि आंध्र प्रदेश जो सरकार है वो अपने सरकार को ढंग से चला नहीं पा रही है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो गया है। तो इस आर्टिकल में बात की गई है जुडिशियल ओवररीच की। सबसे पहले हम एसआर बोमई केस की बात कर लेते हैं। उसमें 9 जजों की बेंच बैठती है और वो अपना रिजल्ट सुनाती है कि स्टेट के ऊपर आर्टिकल 356 के तहत केंद्र जब चाहे क्या बना सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव है केंद्र की वो रिकमेंडेशन देगी राष्ट्रपति को, और अगर राष्ट्रपति हामी भर देता है तो उस राज्य के ऊपर लग जाता है राष्ट्रपति शासन। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जैसे ही पार्लियामेंट के दोनों सेशन से वो पास होता है कि हाँ राष्ट्रपति शासन आप लगा सकते हो, तो क्या हो सकता है, अगर पार्लियामेंट के दोनों जो पार्ट हैं लोकसभा और राज्यसभा बोले कि आप जुडिशियल पहले जांच करवाओ कि वहाँ जरूरत है भी कि नहीं है राष्ट्रपति शासन की, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी रियल में फेल हो रही है नहीं हो रही है, तब जाके जुडिशरी का रोल आता है और जुडिशरी फिर उसकी जांच कर सकती है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, जो उसके पास पावर है ही नहीं, उसका यूज करते हुए बोला है कि आंध्र प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखो ये जुडिशियल ओवररीच का बात है, मतलब आपकी जितनी पावर है उससे ज्यादा आप एक्सटेंड करके काम कर रहे हो। दूसरा इसमें बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी बताया गया है। जुडिशरी का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, और ये आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय पास किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने नलिफिकेशन उसका कर दिया है, उसको नल कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो ये अच्छी बात है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मतलब स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों में जो उनको जो पावर्स दे रखी है वो अपने अपने एरिया में काम करेंगे। तो ये आर्टिकल था जुडिशियल ओवररीच को लेकर के। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, कर्नाटका जो है उसमें एक कोलार जगह है, और कोलार में एप्पल का एक प्लांट लगा हुआ है। वहाँ पर जो आईफोन है उनका प्रोडक्शन होता है, और यहाँ से जो प्रोडक्शन होना था वो ताइवान देश में सप्लाई होना था।
लेकिन यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कर दिया वहाँ पर, क्या कर दिया, अटैक कर दिया उस मैन्युफैक्चर आईफोन जो कंपनी थी वहाँ पर, और उससे ये पता लगाया गया है कि 437 करोड़ का लगभग इसमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है उस कंपनी को। विस्टर्न जो कंपनी थी उसने क्लेम किया है कि 437 करोड़ का डैमेज हुआ है। तो देखो ये तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि क्यों हुआ ये अटैक। पेंडेमिक के दौरान यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो रेगुलर काम कर रहे थे। उनकी बात ये है कि ना तो हमें पेमेंट टाइम पर दिया गया और ना ही हम जो भी हम ओवर ड्यूटी कर रहे थे उसका पेमेंट हमें दिया जा रहा है। तो उससे परेशान होकर के उन्होंने ये काम किया। तो देखो सबसे पहले तो इंडिया में जो लेबरर्स को लेकर के जो लॉ हैं वो थोड़े सख्त बनने चाहिए। कंपनियां हैं उन पर सख्ती होनी चाहिए कि उनके यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सारी पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखा जाए। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो ट्राई पार्टी जो कमीशन होता है जिसमें वो कंपनी के लोग होते हैं, सरकार होती है और वो एम्प्लॉय जो उस कंपनी में है, उन तीनों के बीच में जो कमीशन होता है, जो एक डिबेट चलती है, वो 2015 से इंडिया में ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाई। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि लॉ जो एक्ट हैं उनको लेबर जो कॉन्फ्रेंस है इंडियन में वो होना चाहिए। दूसरा इस आर्टिकल में देखो बात बताई गई है कि जैसे ही कोरोना पेंडेमिक फैला, बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकल करके, चाइना में उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहां से निकल करके उसका अल्टरनेट ढूंढने लगी, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से सबसे पहले वहां पर लॉकडाउन लगा था। तो इंडिया उसका बहुत अच्छा अल्टरनेट हो सकता था। जैसे ही अटैक हुआ, हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात पे इस बात को ध्यान दिया और उन्होंने माना कि ये गलत हुआ है, क्योंकि इससे तो क्या होगा, जो कंपनियां हैं वो ना तो अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगी और जो और कंपनियां जो अपना अल्टरनेट ढूंढ रही हैं और देशों में जहां पर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सके, तो ये तो इंडिया के लिए गलत साबित होगा। इंडिया देखो मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में हो इसके लिए काफ़ी काम कर रही है। इंडिया अपने यहाँ जो यूथ है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको काफ़ी स्किल डेवलपमेंट इसीलिए कर रही है कि कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो उनको जो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ना, उसमें हमारे इंडियंस ही काम कर सके। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो हेल्थ केयर को लेकर के है। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पर डाटा दे रखे हैं हेल्थ केयर को लेकर के। इंडिया का जो हेल्थ केयर है वो डार्क इको चैम्बर बनता जा रहा है धीरे धीरे। हमारे यहाँ पर जो भी हेल्थ केयर में मतलब हॉस्पिटल्स या कुछ भी आप मान लो, तो 70% जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं और 30% जो भाग है वो पब्लिक सेक्टर का है। हमारे जो 80% जो लोग हैं वो कोई हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं रखते, मतलब कोई इंश्योरेंस नहीं करवा के रखते, कोई भी हेल्थ का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, और जब भी उनका खर्चा आता है वो अपनी पॉकेट से खर्चा करते हैं। कहाँ से, मतलब जैसे बीमार हो गए तो अपनी पॉकेट से खर्चा करते हैं। आगे इसमें बोला गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर में हमारी जीडीपी का 1.13% ही पब्लिक सेक्टर में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि देखो हमारे यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ उसमें नर्सेज की, मिडवाइव्स की काफ़ी कमी है और उसके लिए काम होना चाहिए। WHO की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। हमारी जो 85% पॉपुलेशन है ना, वो तो ये महंगे जो खर्चे हैं मेडिकल लाइन के वो उठा ही नहीं सकती है। कोऑपरेटिव जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसको हमारी 85% तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। वैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, आयुष्मान भारत एक स्कीम लॉन्च की है ताकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनका 5 लाख तक का बीमा हो और उनके जब भी वो प्राइवेट सेक्टर में अपना इलाज करवाने जाएं तो गवर्नमेंट उनका फ़ायदा उनका करवाए और उनके ऊपर बर्डन ना आए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल देखो वो तो बिजनेस करने के लिए उन्होंने अपना हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर रखा है। अब ऐसा नहीं है कि सारी हॉस्पिटल करती है, तो पर मैक्सिमम हॉस्पिटल क्या करती हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट इंसेंटिव वाला कोई बंदा आता है कि आयुष्मान भारत कार्ड के अंडर अपना इलाज करवा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की हॉस्पिटल क्या करती हैं कि बिना काम के ही क्या कर लेंगी, बहुत सारी जांच करवा लेती हैं, टेस्ट करवा लेती हैं, जिससे उनका जो 5 लाख का बीमा है ना वो टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाता है और उनका जो रियल उनको जो प्रॉफिट होना चाहिए था उससे वो उनको हो ही नहीं पाता है।
नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो हमारे यहाँ पर हर चीज़ की कमी है, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है हेल्थ सेक्टर में और गवर्नमेंट जो है वो कम है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि देखो 80-20 का हमारे यहाँ पर रूल है। 20% जो लोग हैं वो मॉडर्न हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं, 40% लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते और 40% लोग ऐसे मीडियम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो उनका पॉवर्टी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस एरिया में काम करना चाहिए। अब 3 ऑप्शन है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखो एक तो गवर्नमेंट को सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर, नर्सेज, मिडवाइव्स इनकी कमी है उनको इंक्रीज करना चाहिए। WHO की गाइडलाइंस है कि 1000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए और जो नर्सेज हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज करना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरीज काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और जो रूरल एरिया में डॉक्टरों को काम करवाने के लिए उनको ज़्यादा इंसेंटिव देने चाहिए, उनकी ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम ना करके बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी अट्रैक्ट हो। दूसरा क्या है कि जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने अभी किया कि जो होम्योपैथी वाले लोग हैं या आयुर्वेदिक वाले लोग हैं उनको कुछ समय का कोर्स करवा करके एज ए मीडिएटर उनको आप क्रिएट कर सकते हो ताकि जो हेल्थ सेक्टर पे जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना उसको कम किया जा सके। तीसरा क्या है कि BSc नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखा है उनको एज ए BSc नर्सिंग ग्रेजुएट होते हैं उनको आप एम्पावर कर सकते हो। नॉर्मल जो ग्रामीण लेवल पे जो PHC होते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी, वहाँ पर तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पर तो वो इजीली काम कर सकते हैं, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें हम बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, तो जो जितना अब इन्वेस्ट किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर में उससे तिगुना, मतलब मान लो अब 1 करोड़ दिया जा रहा है तो 3 करोड़ खर्च करना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। और जो स्टाफ रेशियो है वो इंक्रीज करना चाहिए रूरल लेवल पर भी ताकि सब कुछ सही हो सके। यहाँ कुछ डाटा दे रखे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पर नर्सेज की जो संख्या है वो काफ़ी कम है अगर हम साउथ से कंपेयर करें तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो हमारी ग्रोथ रेट को लेकर के है। देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो हमारा कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारे जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी नेगेटिव जाती जा रही है, तो कुछ काम करना जाना चाहिए ताकि ये जो ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रही है उसको इंक्रीज किया जा सके। सबसे पहले बोला गया है कि जो हमारा Q1 था उसमें तो -23.9 हमारी ग्रोथ रेट रही है और Q2 में 7.5 क्या रही है, ग्रोथ रेट रही है, मतलब नेगेटिव जा रही है हमारी ग्रोथ रेट। देखो क्या हुआ, ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने का क्या कारण है कि पहले हो गया कोरोना की वजह से उस कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। उससे ना तो एक्सपोर्ट हो पाया, ना इंपोर्ट हो पाया, ना मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थी वो बिल्कुल बंद हो गई। जो लोगों के पास में जो जॉब थी वो चली गई, लोगों के पास ना पैसा है कि वो खर्च कर सके, ना खरीदने के लिए पैसा है और ना बेचने के लिए पैसा है, मतलब पैसा है ही नहीं। तो ग्रोथ रेट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारी जो सरकार है उसको क्या करना होगा, उसको अपना खर्चा बढ़ाना होगा। वैसे तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट आए हैं, जैसे GST हमें अच्छा मिला है, कोल, स्टील, सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट्स हैं जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अभी भी बहुत टाइम लगेगा पॉजिटिव होने में, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर 2021-22 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी रहती है, 8% हमें रखनी है, तो हमारा जो Q4 है ना, Q4 उसमें तो हमारी पॉजिटिव रहनी ही चाहिए, नहीं तो फिर हम अगले 2 साल तक हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। 1 साल हमारा जो हम पीछे जा रहे हैं ना, उससे ये नहीं है कि हम इस साल ही पीछे जा रहे हैं, हमारा जो आने वाला साल है उससे भी, उस पर भी क्या होगा, ये जो नेगेटिव में ग्रोथ रेट जा रही है उसका इफेक्ट होने वाला है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है जो सरकार है
उसको लोगों के हाथों में पैसा बढ़ाना होगा। अब ये नहीं है कि लोगों के हाथों में ब्याज का पैसा बढ़ाना होगा, लोगों के हाथों में पैसा बढ़ाना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा ताकि लोगों के हाथों में पैसा आए और लोग खर्चा कर सके। और दूसरा क्या होगा कि देशों को, देखो कोरोना की वजह से ज़्यादातर देशों ने अपनी जो सीमाएं हैं वो बंद कर ली हैं, ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर देश क्या चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट तो करें पर इंपोर्ट ना करें। अब देखो सारे देश अगर सेम तरीके की आशाएं रखने लगे कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट करें पर हम इंपोर्ट कम करें, तो इस तरीके से तो कोई भी देश इंपोर्ट नहीं कर पाएगा और जो इकोनॉमी जो स्लो डाउन होती जा रही है वो इंक्रीज हो ही नहीं पाएगी। तो इस आर्टिकल में अगर हम कंक्लूजन में देखें तो यही बोला गया है कि गवर्नमेंट को जो पैसा है उसको ज़्यादा करना होगा, लोगों के हाथ में पैसे को इंक्रीज करना होगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आज हमने महाराष्ट्र के द्वारा जो शक्ति एक्ट पास हुआ उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट उससे कंसर्न थे उनको डिस्कस किया। हमने जुडिशियल ओवररीच को देखा कि कैसे आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट ने अपनी बिना शक्तियों के भी यूज करते हुए जुडिशियल ओवररीच किया और सेपरेशन ऑफ पावर का हनन किया। इसके अलावा हमने हमारे हेल्थ सेक्टर को देखा कि यहाँ पर क्या क्या कमी है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।